गुड मॉर्निंग। अब आपको सभी लोग को पता चल रहा है कि मेरा वीडियो बन करके मेरे YouTube चैनल पर डाला जा रहा है, उसको ज़रूर देखें। और जो मेरे स्टूडेंट हैं नहीं जान रहे हैं, आप एक दूसरे को फॉरवर्ड करें इस बात को, ताकि सब लोग जानें और घर बैठे आपको एजुकेशन का आनंद लें, घर बैठे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ये हम कहेंगे। और हम चाहेंगे ये चीज़। और बहुत सारा का बार बार फिर कमेंट्स आ रहा है लाइव क्लास वाला, तो बेटा ये बात आप जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि लाइव क्लास हम तभी दे सकते हैं जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोग का योगदान होना चाहिए, आप लोग की सहायता की आवश्यकता है। आप एक दूसरे को बताएं, जितना जल्दी आप सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। पिछला क्लास में हम बोले थे कि जिस दिन आपका सब्सक्राइबर 1000 हो जाएगा, आपको निश्चित है कि हम लाइव क्लास उस दिन से शुरू कर देंगे। तो चलें, आज का जो क्लास होगी, बहुत सारा लड़का का कमेंट्स आ रहा था और कुछ लड़के फोन भी किए थे कि साइंस में कुछ देखिए सर। अरे बेटा सब कुछ होगा, आपको टोटल चीज पढ़ाएंगे, इसमें कोई मत नहीं है। आप टोटल चीज इसी ढंग से पढ़ाएंगे, इन्हें कि ये हुआ वो ऐसा, आपको टोटल चीज इसी ढंग से पढ़ाएंगे ताकि सब लोग समझें। तो एक बायोलॉजी का एक छोटा टॉपिक हम लेते हैं, कोशिका, नाम सुनोगे आप। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में हम बताएंगे भी आपको। कोशिका का एक टॉपिक होगी आज की आपका, कोशिका, ये जानते हैं। ऐसे कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, कोशिका। तो अब आपको जानना है इसके बारे में। और ये जब हम टोटल जब हम पढ़ा देंगे आज के क्लास में, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत सारा आपसे हल हो जाएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, एक क्लास में याद हो जाएगा अगर गौर से सुनते हैं तो कोशिका। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दें कि कोशिका क्या है। सबसे पहले बता दें कि कोशिका क्या है या कोशिका क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आपको सुन लो। ऐसे तो परिभाषा सब लोग को याद कर लिए होंगे कि प्रत्येक जीव का कार्यात्मक इकाई ये होती हैं। आपको ये भी पढ़ोगे कि प्रत्येक जीव का ये कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। लेकिन बहुत सारे लोग रट गए, लेकिन समझे नहीं इस चीज को, लेकिन आपको हम समझाएंगे भी। आप पढ़ोगे कि कोशिका जो होती है ये प्रत्येक जीव का कार्यात्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। कार्यात्मक इकाई होती हैं। इकाई को यूनिट भी कहें, यूनिट का मतलब एक इकाई होती हैं। इसका मतलब हम समझा देते हैं आपको। मैंने संरचनात्मक का कार्यात्मक का मतलब क्या होता है। कोशिका क्या होती है, प्रत्येक जीव किसको कहते हैं, जिसमें जान हो। जैसे हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव है बेटा आपका। लिविंग थिंग्स बोलते हैं उसको, लिविंग थिंग्स जानेंगे हम लोग, लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये पोडियम लिविंग थिंग्स है क्या, नहीं है। लिविंग थिंग्स उसको कहते हैं, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तु, सजीव पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें जान हो, चल सके, दौड़ सके, सांस ले सके, जानेंगे, जो प्रजनन कर सके। प्रजनन मतलब अपने जैसा दूसरा जीव पैदा कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं जीव। तो वो करेंगे, तो धरती पर जितने भी जीव हैं, उसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन होती हैं, कोशिका होती है। अब समझाना आपको है संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ और कार्यात्मक का मतलब क्या हुआ। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो बेटा कि ये बिल्डिंग है, माने घर का बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। तो आपको पता होगा कि ये बिल्डिंग क्या बनता है, ये छोटे छोटे ईंटों को अरेंज करने से बनता है। आपको मान लो कि इतना दूर में है, आपको ईंटा लगाया गया। आपको पता है कि कोई भी बिल्डिंग जो बनती है, कई ईंटा को, आपको कई टुकड़ों को जब अरेंज करते हैं,
एक दूसरे पर रख करके ऊंचा उठाते हैं, जिसको दीवार कहते हैं हम लोग। बात को समझिएगा, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको हम। एक बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग कैसे बनती है, कई टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के सरियाते हैं या अरेंज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो पूरा बिल्डिंग बन जाता है। जिसमें से मान लो कि बिल्डिंग बन गया, ये दीवार है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा चल रहा है, इसके ऊपर रखे टुकड़ा, इसके ऊपर रखे, इस तरह से दीवार बन गया। चारों दीवार बना लो, इस तरह से चारों दीवार बना लेंगे। तो मेरा कहना है कि कई टुकड़ों को अरेंज करने से, अरेंज मतलब समझ रहे हो आपको, करने से क्या बनता है, बिल्डिंग समझ रहे, भवन। तो इनमें से एक टुकड़ा को क्या कहा जाता है, ईंट। क्या कहा जाता है, ईंट। तो क्या करेंगे, तो ईंट को कह सकते हैं कि ये भवन का आपको संरचनात्मक इकाई है। माने इकाई मतलब एक भाग, एक हिस्सा को क्या बोले, ईंट। नहीं तो वो करेंगे, बिल्डिंग बनाने में तो कई टुकड़ा का प्रयोग हुआ, इनमें से एक टुकड़ा को क्या कहें, ईंट। प्रत्येक टुकड़ा को क्या कहेंगे, ईंट। प्रत्येक माने एक, ईंट कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को रचना करने में, बनाने में जानेंगे, या इस बिल्डिंग का संरचना करने में यानी बनाने में जो जानेंगे, जो टुकड़ों का प्रयोग किया गया, उनमें से एक टुकड़ा को क्या कहे, ईंट कहते हैं। यानी बिल्डिंग का संरचनात्मक इकाई कौन हुई, ईंट, बिल्डिंग का। उसी तरह से बेटा ये जो हम लोग जीव हैं, प्रत्येक जीव, हम ही नहीं, कोई जानवर भी ले सकते हो, पेड़ पौधा भी ले सकते हो, वो भी जीव है। इसी तरह से प्रत्येक जीव का जो शरीर है आपको कई छोटे छोटे टुकड़े के बने होते हैं, कई छोटे छोटे कण के बने होते हैं। उनमें से एक कण को बोलते हैं सेल, कोशिका। क्लियर। तो ये मानव रूपी जो बिल्डिंग है, मानव रूपी हम जीव हैं, ये बिल्डिंग भी कई छोटे छोटे कण के बने हैं, कई छोटे छोटे कण को अरेंज किया गया है, सरियाया गया है, तो ये मानव शरीर बना, यह जीव का शरीर बना। तो वो करेंगे, इनमें से एक कण को कोशिका कहा जाता है। क्लियर। यानी जीव के रचना करने में, जीव को बनाने में इतना जो बड़ा हुए, हम एक जीव उदाहरण ले रहे हैं, तो अपना भी ले सकते हो, कोई भी जीव ले सकते हो। तो प्रत्येक जीव को बनाने में कई छोटे छोटे कण भाग लेते हैं, इसमें ढेरों कण हैं, उनमें से एक कण को कहा जाता है कोशिका। क्लियर। तो इसलिए हो गया, प्रत्येक जीव का संरचनात्मक इकाई, जीव को रचना करने में, बनाने में जो इकाई भाग लिया, जो कण भाग लिया, बता देंगे, उनमें से एक कण को कहा जाता है कोशिका। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप कोशिका समझ गए होंगे। तो प्रत्येक जीव का संरचनात्मक इकाई हो गई, और आप ध्यान देंगे, कार्यात्मक का मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक मतलब जीव को बनाने में ये आपको भाग लेती है, ध्यान देंगे। और कार्यात्मक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हाथ है, जीव का हाथ है, इसमें भी कई छोटे छोटे कोशिका होंगे, पूरा शरीर कई छोटे छोटे कोशिका का बना हुआ है, तो इसमें भी कई छोटे छोटे कोशिका के बने होंगे। क्लियर। और ये हाथ बन जाता हाथ, ध्यान देंगे, तो हाथ बन जाता है, तो इससे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं। कोई भी पैरे ले लो, ये भी कई कोशिका का बना हुआ, ये भी कुछ काम करता है, चलने में काम आता है। तो कोशिका जो अंग बनाती हैं, जीव के जो अंग बनाती हैं, वो कुछ कार्य भी करती हैं, काम भी करती हैं, इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। किसको, कोशिका को, क्योंकि कोशिका जो है कार्य करने वाली अंग का भी निर्माण करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोशिका प्रत्येक जीव का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब एक प्रश्न उठता है आपका कि कोशिका के बारे में कोई तो सोचा होगा, कोई देखा होगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बता दें, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में आपको रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जो कि अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के थे, ये भी पूछता जानेंगे, ये इंग्लैंड के थे। आपको रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की, तो 1665 में की। क्लियर। अब एक चीज बताएं आपको
और ये भी पूछेगा कि रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, तो आप क्या कहेंगे, इंग्लैंड के थे। क्लियर। तो ये बेटा कोशिका की बात है, कोशिका समझ गया। अब ध्यान देंगे, ये क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कहा जाता है कि आपको नाम सुनोगे, हाँ एक कोशिका है, तो एक कोशिका है, ध्यान देंगे। इन्होंने कोशिका को सबसे पहले एक कॉर्क पर देखा था। कॉर्क जानते होंगे कॉर्क क्या हुआ, बता दें आपको। आप देखते होंगे कि बहुत सारा पहले होम्योपैथ का जो दवा जिस डब्बे में दी जाती थी, उस डब्बे को ढकने के लिए एक ढक्कन का प्रयोग किया जाता था, और ढक्कन लकड़ी का बना होता था, वो कॉर्क की लकड़ी होती थी, कॉर्क की लकड़ी। तो सबसे पहले यही कॉर्क की लकड़ी में आपको कोशिका को देखा था, क्योंकि लकड़ी भी जीव है, लकड़ी जीव नहीं है, लकड़ी किससे प्राप्त हुआ, पेड़ पौधा से। देखेंगे तो सबसे पहले कॉर्क में देखा था, कौन देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो कोशिका ऐसे कहा जाता है कि आपको कोशिका को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं जंतु कोशिका, एक है पादप कोशिका। अब ध्यान देंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जो कोशिका ध्यान देंगे, कोशिका को दो भाग में बांटा गया है। कोशिका दो प्रकार का, कोशिका को दो भाग में बांटा गया। एक हो गया आपको जंतु कोशिका, आपको बता दें। एक है पादप कोशिका, ऐसे बेटा आपको पता चलता होगा। ये तो क्लियर है, कोशिका किस में होती है, तो जीव में होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का ही बना होता है। तो ये जीव पादप माने पेड़ पौधा, और जंतु में हम लोग आते हैं। जितने हम लोग भी जंतु ही हैं, जितने भी जानवर हैं सब जंतु में आता है। तो क्या करेंगे, तो अब देखिए कि हम लोग में जो कोशिका पाई जाती है वो हो जाएगा जंतु कोशिका। हम लोग में जो कोशिका पाई जाती हैं वो हो जाएगा जंतु कोशिका, और जो पेड़ पौधा में जो कोशिका पाई जाती हैं वो हो जाएगा पादप कोशिका। यानी ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि पादप में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं, और हम लोग जंतु में आते हैं तो जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। तो हम लोग में कौन कोशिका पाई जाती है, जंतु कोशिका। कुत्ता में कौन कोशिका, जंतु कोशिका। भैंसा में कौन कोशिका, जंतु कोशिका। गाय में कौन कोशिका, जंतु कोशिका। पेड़ पौधा में पादप कोशिका। क्लियर। तो कोशिका दो प्रकार का। तो हम लोग यहाँ पर जंतु कोशिका की बात करें तो बता दें, ऐसे जंतु कोशिका का आकार जो लगभग गोल होता है। कोशिका का आकार हम लोग समझते हैं गोल होता है, ध्यान देंगे। तो जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, आपको गोल होता है। मान लो कि यही लगभग पूरे गोल नहीं होता है, ध्यान दें, लेकिन मान लें कि इसे पूरे गोले कहेंगे। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, गोल। आपको हम बता दें, जंतु कोशिका का आकार गोल होता है। आपको बता दें, आप देखिए कोशिका, तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारा कुछ पाई जाती है। बात को समझिएगा, ये कोशिका का आकार हुआ, कौन कोशिका, जंतु कोशिका। कौन कोशिका, जंतु कोशिका। इसके अंदर एक आपको केंद्रक पाई जाती है जिसका आकार भी गोल होता है। कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रक। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस, केंद्रक का आकार भी गोल होता है, जो कि कोशिका के मध्य में पाई जाती है। कोशिका के मध्य में पाई जाती है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर में भी एक पाई जाती है, एक छोटा कारखा, इसको बोलते हैं केंद्रिका। ये हो गया केंद्रिका, याद रखिएगा। केंद्रक अलग है और केंद्रिका अलग है। केंद्रक अलग है और केंद्रिका अलग है। बात को समझेंगे तो केंद्रक या केंद्रिका सब कोशिका में ही पाए जाते हैं। एक चीज और समझो बेटा, ध्यान देंगे, इतना ही नहीं, आपको इसमें पाई जाती हैं, आपको नाम सुनेंगे थैलेडोमाकृति,
माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको कोशिका के अंदर, कोशिका के मध्य में ही एक थैलीनुमा आकृति होती है। थैलीनुमा, थैलीनुमा में उसमें कुछ अटता हो, कंटेन करता हो, एक थैलीनुमा आकृति होती है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें तो बड़ा एक थैली और पाई जाती, कई थैलियां पाई जाती हैं। मेन ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। नाम सुनोगे, लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसको बोलते हैं बेटा लाइसोसोम। ध्यान देंगे, लाइसोसोम। क्लियर? तो इसमें कोशिका के अंदर कई छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं। ये हो गया लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया। आपको क्लियर कर दें, ये छोटा कार में इसको बोलते हैं केंद्रिका, ये हो गया केंद्रक। आपको इस तरह से एक चीज बता दें, इसमें और भी कई चीज बूंदा दलेदार पदार्थ पाई जाती हैं, जिसको बोला जाता है राइबोसोम। इसको बोला जाता है राइबोसोम। कौन सोम? राइबोसोम। कोशिका के अंदर ही राइबोसोम भी पाई जाती है। इसमें ध्यान देंगे, राइबोसोम। क्लियर? और एक चीज बता दें, एक केंद्रक से जुड़ा हुआ एक नलिका का आकार का इसमें एक आकृति पाई जाती है। इस प्रकार से आपको एक आकृति पाई जाती है, समझेंगे। ऐसा ऐसा दो होता है, ऐसा ऐसा कितना होता है? दो की आकृति की पाई जाती है। दो में पाया, ऐसा ऐसा दो पाया जाता है, जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है अंतः प्रद्रवी जालिका। इसको बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। तो गौर करेंगे, तो एक केंद्रक से जुड़ा हुआ एक नलका के आकार का, केंद्रक से जुड़ा हुआ एक नलका के आकार का ऐसा ऐसा दो देख रहे होंगे आप, जुड़ा होता है, दोनों को बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक जो होती है, इस पर जो नलका का आकार का है, इस पर आपको बूंदा दानेदार पदार्थ जमा होता है। दानेदार देख रहे होंगे, इस पर दानेदार पदार्थ जो जमा होता है वही है राइबोसोम। यहां भी रहता है राइबोसोम, इस पर भी राइबोसोम होता है। ध्यान देंगे, दानेदार पदार्थ होता है, इसको भी राइबोसोम कहेंगे। तो गौर करेंगे, एक अंतः प्रद्रवी जालिका, एक कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रवी जालिका कितने हैं? दो। एक ए वाला, एक ए वाला। एक रुखड़ी होती है, क्योंकि ये जो शाखा युक्त है, जानेंगे, इस पे सब शाखा पर दानेदार पदार्थ जमा होता है, इस पर दानेदार पदार्थ जमा नहीं होता है। इसके आधार पर जो दो अंतः प्रद्रवी जालिका होती हैं, इसका नाम अंतः प्रद्रवी, ये भी अंतः प्रद्रवी हो गया, ये भी अंतः प्रद्रवी है, इसको भी कहेंगे अंतः प्रद्रवी जालिका। अंतः प्रद्रवी जालिका दो होते हैं। कोई पूछे कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रवी जालिका कितने होते हैं, तो क्या बोलेंगे? दो होते हैं। क्लियर? अब प्रश्न उठता है बेटा, आपको दोनों को नाम दिया गया है अंतः प्रद्रवी जालिका दो प्रकार का, एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, एक होता है रुखड़ी। अब रुखड़ी मतलब जो गौर से सुन रहे समझ होंगे, अरे जो दानेदार है वो रुखड़ी होगा, जानेंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है आपको चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। चिकनी, हम चिकनी नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इसको शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। अरे बेटा, इसका फुल फॉर्म तो लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे स्मूथ बोल लो, स्मूथ जानता, स्मूथ माने चिकना। तो गौर करेंगे SER, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, स्मूथ जानते होंगे, SMOOTH। तो गौर करेंगे, तो ये चिकनी है क्योंकि इस पर दानेदार पदार्थ नहीं पाए जाती है, ये रुखड़ी है, तो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, एक रुखड़ी। ये हो गया रुखड़ी अंतः प्रद्रवी जालिका, रुखड़ी। इसको बेटा RER बोलते हैं, RER,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ माने रुखड़ा, रफ ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये क्लियर हो गया कि आपको किसी कोशिका में दो प्रकार के अंतः प्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। एक होती है चिकनी, एक होती है रुखड़ी। चिकनी को ACR बोलते हैं या चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। चिकनी वो होती है जिसमें शाखा पर दानेदार पदार्थ जमा नहीं होते हैं। वो दानेदार पदार्थ क्या होते हैं? वो बेटा राइबोसोम होता है। राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। अब देखिए इस पर दानेदार पदार्थ है जो इस पर यानी कह सकते हैं जो रुखड़ी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती हैं उस पर जो दानेदार पदार्थ जमा होते हैं उसको बोलते हैं राइबोसोम। जो दानेदार पदार्थ इस पर जमा है उसको राइबोसोम कहते हैं। तो अब एक आप सोचिए, एक चीज बताएंगे। मान लो बेटा कि मेरा शरीर है, इसमें जो जो चीज पाया जाता है मेरे शरीर का अंग कहलाएगा। क्या इस बात से वाकिफ है आप लोग? गो करेंगे। जैसे मेरे शरीर में हाथ है तो हाथ क्या मेरा अंग नहीं है? क्या मानव शरीर का अंग है? जानेंगे मेरे नाक है तो क्या मानव शरीर का अंग नाक है? मेरे शरीर में कान है तो क्या मानव शरीर का अंग कान है? तो हाँ है। तो ये क्लियर है। तो इसमें कोई दो मत नहीं। तो जो जिसमें पाया जाता है वही उसका अंग कहलाता है। तो सोचो बेटा, एक कोशिका के अंदर पाया जाता है या कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसको कोशिका का अंग भी कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, जो आपके शरीर में पाया गया वो आपके शरीर का अंग कहलाएगा, जो कोशिका में पाया जाएगा वो कोशिका का अंग कहलाएगा। क्लियर? तो कोशिका का अंग कौन कौन है? तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो पाया जाएगा, कौन पाया जाता है? तो राइबोसोम पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, केंद्रिका पाई जाती हैं, केंद्रक पाई जाती हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका पाई जाती हैं, लाइसोसोम पाई जाती हैं। देखेंगे कोशिका में तो लवक भी पाई जाती हैं, आपको पाई जाती है, रसधानी भी पाई जाती है, कई चीज पाई जाती है। तो एक कोशिका के अंग है, कोशिका के अंग है। इसमें बेटा आपको जीव द्रव भी पाया जाता है। जीव द्रव, इसमें आपको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको जीव द्रव। इसमें जीव द्रव भी पाए जाते हैं। एक क्या है आपको हम बोलने जा रहे हैं। आपको इसमें जीव द्रव क्या है आपको हम क्लियर कर दें, इसमें कोई लफड़ा नहीं। आपको कोशिका के अंदर आपको तरल एवं गाढ़ा पदार्थ मटमैले रंग, उसको ग्रे कलर में कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका के अंदर आपको मटमैले एवं गाढ़े रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल समझते हो लिक्विड फॉर्म में, आपको तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ को ही जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव आप जानते होंगे। तो ये सब बेटा जीव द्रव है। अब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ भी तो बूंदा बूंदा दे दिए हैं तो इसको जीव द्रव मत समझिएगा, इसको एक कर दिया दाएगा, ये राइबोसोम है। ये सब आपको जीव द्रव है। बात को समझना है। कोशिका के अंदर जो गाढ़े एवं मटमैले रंग का तरल पदार्थ पाए जाते हैं उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे जीव द्रव। जीव द्रव जानेंगे, जीव द्रव। अगर कोई कोशिका में जीव द्रव नहीं हो तो कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। इतना सोचिए जीव द्रव कितना मायने रखता हो, कितना महत्वपूर्ण है कोशिका के लिए। अगर कोशिका नहीं रहेगी तो जीव नहीं रहेगा, क्योंकि पता है बेटा आपको प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना हुआ है। कोशिका रह भी नहीं करेगा तो कैसे बनेगा? अभी बिल्डिंग वाला बात ये थी, ईंटा नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसी तरह से मानव रूपी जो बिल्डिंग है, अगर कोशिका नहीं रहे तो ये आपको ये जीव नहीं बन पाएगा। तो सोचने वाली बात है। एक चार बता दें, एक चार वहां क्लियर करें। कोशिका तो समझ गए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक छोटे छोटे कण का बना होता है, उसमें से एक कण को कोशिका कहते हैं। और बेटा बता दें, कई कोशिका को मिलाकर ऊतक बनता है, टिश्यू। कई ऊतक जब मिल जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? कई कोशिका मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। और कई टिश्यू जब मिलते हैं तो जानेंगे एक अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन बनाते हैं। और कई ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कई ऑर्गन सिस्टम मिलाकर के एक जीव बनता है। तो गौर करेंगे, यहां पर समझेंगे, जीव की बात आ गई। तो एक ऊतक का नाम सुनोगे, आप पढ़ोगे कि हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन क्या है, हिस्टोलॉजी।
और साइटोलॉजी में कोशिका का पूछा गया है कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? साइटोलॉजी में। और ऊतक कोशिका का समूह, एक प्रकार के कोशिका के समूह को आपको कहा जाता है ऊतक। ऊतक को बोलते हैं टिश्यू और कोशिका को सेल। ऊतक को क्या बोलते हैं? टिश्यू जान देंगे। और ऊतक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है वो है हिस्टोलॉजी। याद रखेंगे। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन? ऊतक का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। याद रखेंगे, वो पूछा गया दोनों। अब बेटा ध्यान देंगे, अगर कोशिका का अंग कहे तो जो कोशिका में पाया जाता है वो कोशिका का अंग। तो कोशिका का अंग कौन हो गया? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःपदार्थ जालिका, लाइसोसोम, ध्यानेंगे केंद्रक, केंद्रिका, अंतःपदार्थ जालिका, ये सब कोशिका के अंग हो गए। तो आप जीव में अपना देखिए, मेरा आगे एक हाथ है, इसका भी कोई काम होता है। आंख है, इसका भी कोई काम है। पैर है, इसका भी कोई काम है। प्रत्येक जीव के शरीर में जो अंग होते हैं उसका काम होता है। तो आपको हम ये भी बता दें कि इनमें से किस अंग का कौन कौन सा काम है, आपको बता दें। तो बता दें बेटा आपको हम, ये जैसे हम राइबोसोम लेते हैं, राइबोसोम कोशिका का एक अंग। कोशिका के अंग को कोशिकांग भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिज्म। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। तो ये टॉपिक में ये भी लिख सकते हैं, कोशिका एवं कोशिकांग। कोशिका एवं कोशिकांग को समझने का आसान तरीका बता रहे हैं आपको हम। कोशिकांग, कोशिका एवं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, और कोशिका के अंग मतलब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब। क्लियर? तो आपको बता दें कौन कोशिका के अंग का क्या काम है, ये बात को समझिएगा। तो सबसे पहले बता दें राइबोसोम, कि राइबोसोम का क्या काम होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है तो बता दें कि हर प्रत्येक जीव को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा किससे मिलता है? प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। तो बता दें कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम आपको राइबोसोम करते हैं। राइबोसोम, क्योंकि कोशिका को भी ऊर्जा चाहिए, प्रत्येक ऊर्जा चाहिए अपने काम करने के लिए। तो वो करेंगे राइबोसोम। एक क्लियर है? तो एक अंग है राइबोसोम, इससे जुड़ी हुई बातें बताए थे आपको हम, राइबोसोम। तो आपको क्लियर कर दे बेटा, राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम कहां पाई जाती है। तो सबसे पहले कहेंगे कि राइबोसोम कोशिका के अंदर पाई जाती है। एक कोशिका का अंग है, यानी कोशिकांग है। कोशिकांग माने कोशिका का अंग। इसका क्या काम है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन क्या देती है? ऊर्जा देती है। किसको यहां देंगी? कोशिका को देंगी। कोशिका को ऊर्जा चाहिए तब ना काम करेंगे वो, क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो करेंगे। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण करना मतलब बनाना या निर्माण करना। तो कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करती है? तो राइबोसोम। कौन सा? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण, तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन करती है? तो राइबोसोम। संश्लेषण करना मतलब बनाना। तो कोशिका का कौन सा प्रोटीन का निर्माण करती है? राइबोसोम। अब सोचो यार, इसलिए इसको प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना, क्वेश्चन पूछा गया, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन डालेंगे इज कॉल्ड राइबोसोम। डालेंगे प्रोटीन का कारखाना। तो प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है? राइबोसोम करती है। क्लियर? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं। चलिए, राइबोसोम। अब हम लेते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम ले रहे हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा। राइबोसोम के बारे में बता दें। दूसरा लेते हैं हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा समझोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे, ये बात को समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक थैलेनुमा आकृति होती है। एक चीज और बता दें बेटा आपको कोशिका के अंदर जो दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं वो राइबोसोम है, और यदि एक ही जगह झुंड में पाए जाते हैं दानेदार पदार्थ तो इसको पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। पॉलीराइबोसोम, कौन सो? पॉली, इसको पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। पॉलीराइबोसोम क्या बोले? कोशिका के अंदर जो दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं वो तो राइबोसोम है। अगर दानेदार पदार्थ एक ही जगह झुंड में पाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली, आपको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, ये जान जाइए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पॉलीराइबोसोम। चलिए गौर करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है जो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करने में भूमिका निभाती है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहता है। ये चीज बता दें, कोशिका के अंदर जितना ऊर्जा का निर्माण होती है, आपको कहा था कोशिका के अंदर 36 एटीपी, कोशिका के अंदर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। अब बहुत सारे लोग होंगे ये बेटा ऊर्जा की इकाई है, तो बहुत सारे के मन में पाप चल रहा होगा कि हम तो पढ़े ऊर्जा की इकाई जूल और कैलोरी। तो आपको बता दें, आपको बायोलॉजी की दुनिया, विज्ञान की दुनिया में आपको ऊर्जा का मात्रक एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन आपको होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया, याद रखिएगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा की इकाई है, एटीपी में भी ऊर्जा का मान लिखते हैं। तो कोशिका के अंदर कहा जाता है कि टोटल ऊर्जा का निर्माण जितना होता है, आपका ऊर्जा का निर्माण तो कई अंगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन टोटल ऊर्जा का निर्माण कोशिका के अंदर होता है 36 एटीपी। तो 36 एटीपी में से 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का अन्य अंग भी ऊर्जा का निर्माण करती है, क्योंकि ये तो 34 एटीपी करती है। अब कोशिका के अंदर होता 36 एटीपी, इसका मतलब 2 एटीपी कोई दूसरा अंग करती है, दूसरा अंग में आपको राइबोसोम भी करती है। तो वो करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आपका कि ज्यादा ऊर्जा का निर्माण कोशिका का कौन सा अंग करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हम तो क्लियर कर दिया आपको कि कोशिका के अंदर कुल आपको 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, उसमें से 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए आपको यानी ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दिमाग में रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, आपको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ अ सेल, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। या आपको ध्यान देंगे, आपको पावर प्लांट ऑफ अ सेल ध्यान देंगे, कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह कहिए या घर कहिए, एक ही चीज है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन पूछा गया, ये दिमाग में रखेंगे। तो कोशिका का ऊर्जा गृह है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? तो वो करेंगे, इसको कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। गौर करेंगे तो दो चीज, कोशिका का श्वसन स्थल किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको कोशिका के किस
संघ में सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया समझिए। एक बेटा लिख रहे हैं केंद्रक, एक केंद्रक ही है, बताएं आपको। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग या दिमाग जो होता है मुख्य अंग होता है, हम लोग का मुख्य अंग दिमाग को मानते हैं ना, तो गौर करेंगे तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? आपको केंद्रक को। कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। क्लियर? कोशिका का दिमाग आपको केंद्रक को कहा जाता है, ध्यान देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं उस सभी पर नियंत्रण करने का काम केंद्रक करते हैं। जो नियंत्रण करने का काम, नियंत्रण कौन करेगा? जो हेड होगा, जो मेन बॉस होगा। तो कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी काम होता है, सबको कंट्रोल करने का काम करती है कौन? केंद्रक। कौन करती है? केंद्रक। इसलिए कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को। या कोशिका का मुख्य अंग किसको कहेंगे? केंद्रक को कहेंगे। इसको कोशिका का मुख्य अंग भी कहा जाता है। कोशिका का मुख्य अंग, इसको कोशिका का मुख्य अंग भी कहेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो कोशिका का मुख्य अंग कौन हो गया? केंद्रक। क्यों कहे? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं सब पर नियंत्रण करने का काम कौन करती हैं? केंद्रक करती है। इसलिए कोशिका का दिमाग भी कोशिका का मुख्य अंग भी कहा जाता है केंद्रक को। क्लियर? एक चीज और बता दें बेटा आपको हम, एक है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका बताया दो प्रकार का। अंतःप्रद्रव्य जालिका आपको बार बार बोल रहे हैं, वो जालिका दो प्रकार का। एक हो गया चिकनी, जो कि वहां बताया था आपको हम। एक है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा है रुखड़ी, रुखड़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य जालिका। ये बात को समझेंगे। एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक रुखड़ी। रुखड़ी क्यों? ये बता चुके हैं आपको हम, क्योंकि इस पर दानेदार पदार्थ राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बड़ा ये सोचो, जहां भी राइबोसोम हुआ, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? राइबोसोम। तो यहाँ भी तो प्रोटीन है, यहाँ भी तो राइबोसोम है, तो ये भी प्रोटीन का निर्माण करती होंगी। संबंधित है रुखड़ी से। तो एक क्लियर हो गया कि रुखड़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि इस पर क्या पाई जाती है? राइबोसोम। तो इसका काम है बेटा, रुखड़ी का काम है, इसका भी काम है प्रोटीन का निर्माण करना। कैसे समझे हम लोग? बात को समझिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। मन लगा कर देखेंगे, निश्चित है कि समझ में आएगा वो। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि बेटा एक एक वीडियो देखो, एक एक चीज समझ में आएगा। न समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता हो। भोथरा से भोथरा आदमी समझता है यहाँ पर, ध्यान देंगे। एक क्लियर है? तो प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम का काम बताया कि प्रोटीन का निर्माण करना है। तो बेटा यहाँ भी राइबोसोम है, जो दानेदार पदार्थ है। तो दानेदार पदार्थ का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। एक किसमें पाया जाता है? रुखड़ी में। तो रुखड़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है प्रोटीन का निर्माण करना या संश्लेषण करना। तो एक क्लियर हो गया कि रुखड़ी का क्या काम हुआ। अब बात रहा चिकनी का। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या काम है? इसका काम है मानव शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर, कहिए कोशिका के अंदर वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। वसा, हमारे शरीर को वसा भी चाहिए, क्योंकि इसको फैट बोलते हैं हम लोग, जानेंगे आपको। इसको फैट भी बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं आपको। एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का, वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। क्लियर? वसा हम लोग के शरीर को चाहिए, किस लिए? वसा भी ऊर्जा देती है। आपको पता होना चाहिए हम लोग को ऊर्जा कौन कौन सी देती है। आपको बताया थे कि ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है।
लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देती है? वसा। याद रखिएगा, कहा जाता है बेटा आपको कि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो साफ पता चल गया कि वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। ऐसे तैलीय पदार्थों में जैसे मक्खन, घी, मूंगफली, ये सब जो तैलीय पदार्थ हैं इसमें वसा पाई जाती है। याद रखेंगे। तो वो करेंगे तो सबसे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, दोनों पूछा गया, एक एक बात में मजा है बेटा आपको। तो ध्यान देंगे, 1 ग्राम क्वेश्चन पूछा गया कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये वसा तथा कोलेस्ट्रॉल, आपको कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, भले ही आपका कोई भी ज्यादा चीज हो जाए हमारा शरीर में। ऐसे भी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्यते। आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होता है, जिसको बोलते हैं हृदयाघात। जानेंगे तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी होती हैं। तो चिकनी अंतः प्रज्वलता का काम है वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। सभी अंग का काम बता रहे हैं आपको, वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। क्लियर। अब ध्यान देंगे, एक चीज और चले बेटा, आपको हम एक चीज बता दें। यहां तक तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब बता रहे हैं आपको हम जीव द्रव के बारे में। लास्ट है, हम क्लियर कर देते हैं। जीव द्रव ये बहुत आसान चीज है। जीव द्रव आपको हम बताएं कि कोशिका के अंदर, देखिए जो बुंदा बुंदा यहां नहीं है, इसको जीव द्रव माने, यहां भी है, यहां भी जीव द्रव है, तो वो करेंगे जीव द्रव है, याद रखेंगे। तो जीव द्रव कहता है कि प्रत्येक जीव का जीवन के भौतिक आधार होता है जीव द्रव। अगर प्रत्येक जीव किससे बनता है? कोशिका से। अब कोशिका में क्या होता है? जीव द्रव। जीव द्रव नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा, कोई भी कोशिका जीवित नहीं रहेंगे। ये जान जाइए। एक चीज बता दें, एक उदाहरण देते हैं। गांव में रहे होंगे तो एक नाम सुनोगे जोंक का। जोंक जो जानवर या आदमी के शरीर में सट जाता है, ध्यान देंगे, जोंक पानी में रहता है, देखे होंगे आप लोग। ये जोक समझते होंगे, जोक मैंने मजाक नहीं समझेंगे आप। तो जोक सट जाता है तो आप देखते हो कि गांव के लोग उस पर नमक डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं तो छटपटा के मर जाता है, जानते होंगे। तो होता क्या कि नमक डालते हैं तो उसके अंदर का जीव द्रव बाहर निकल जाता है नमक के थ्रू, देंगे तो बाहर चल, उसी को बोलते हैं, उसके अंदर का जीव द्रव बाहर चलाता है तो मर जाता हो। तो जीव द्रव सोचो कितना मायने रखता है। हम लोग के शरीर में अगर जीव द्रव नहीं हो तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। जीव द्रव ऐसे कोशिका में होता है। अब कोशिका कहाँ होता है? मानव शरीर में होती है, क्योंकि कई कोशिकाओं के मिलकर बना हुआ है। तो बता दें जीव द्रव बहुत जरूरी है। और आपको हम क्लियर कर दें, जीव द्रव किसका बना होता है? जीव द्रव समझ गए? जीव द्रव के बारे में कहा जाता है, ऐसे जीव द्रव की खोज आपका डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। डुजार्डिन खोज किया, लेकिन उसको नाम दिया आपको पुरकिंजे। जीव द्रव का नाम दिया, जैसे कोई तरल पदार्थ खोज किया कोई व्यक्ति, लेकिन उसको नाम नहीं दिया, खोज किया। तो जीव द्रव की खोज कहे तो क्या डुजार्डिन ने, लेकिन इसका नामकरण किया पुरकिंजे 1839 में। पुरकिंजे जीव द्रव का नामकरण, मैंने नाम दिया द्रव का नाम पुरकिंजे किए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव की खोज किसने की? तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की। अब जीव द्रव किसका बना होता है? कहता है कि जीव द्रव में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। जीव द्रव आपका दो चीज का बना, कार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो। जैसे बेटा मीथेन, आप नाम सुनोगे मीथेन, CH4, यहाँ कार्बन है C,
ये कार्बनिक पदार्थ है। हम कहते हैं H2O जल, इसमें कार्बन है क्या? अभी क्या बोले, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा हो उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसको बोलते हैं अकार्बनिक। तो ये कार्बनिक पदार्थ हो गया, ये अकार्बनिक हो गया। जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो अकार्बनिक। तो जीव द्रव दोनों का बना होता है। जीव द्रव जो होती हैं ये दोनों का बना होता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। और आपको बता दें, और दोनों का रेशियो होता है 81 अनुपात, यानी 81:19। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जीव द्रव, अभी तो बोले कि जीव द्रव किसका बना होता है? तो ये अकार्बनिक पदार्थों का भी अकार्बनिक पदार्थों का भी बना होता है। तो दोनों का रेशियो है, ज्यादा कौन पाई जाती है? अकार्बनिक पदार्थ। जीव द्रव अकार्बनिक पदार्थों का भी बना हुआ है, अकार्बनिक का भी। और दोनों का रेशियो क्या है? 81:19, यानी 81:19। तो बड़ा ये जानते हो, मैथ पढ़े होंगे तो जानते हैं कि जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान बढ़ा। तो ये दोनों में 81 बढ़ा, किसके लिए? अकार्बनिक के लिए। माने अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें? जीव द्रव में। तो भी क्वेश्चन पूछा गया कि जीव द्रव में अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात कितना होता है? तो हम कहेंगे 81:19। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन पाए जाते हैं तो आपको हम क्लियर कर दें, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ही पाए जाते हैं। जीव द्रव में ऑक्सीजन पाई जाती है 76%, कार्बन पाई जाती है 10%, नाइट्रोजन पाई जाती है 2.5% और हाइड्रोजन 10%। टोटल जोड़िए 100% आ जाएगा आपका। ठीक है। आपको कहा जाता है कि जीव द्रव में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें कार्बन भी है, बताया था कार्बनिक भी, और नाइट्रोजन अकार्बनिक हो गया, ऑक्सीजन अकार्बनिक, हाइड्रोजन अकार्बनिक। तो जीव द्रव में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन। कितना %? 76%। कार्बन कितना %? 10%। हाइड्रोजन कितना? 10%। नाइट्रोजन कितना? 2.5%। ठीक है। तो बड़ा इसमें बहुत सा क्वेश्चन बोल दिए आपको, हम गौर करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन जितना भी तक बोले हैं आपको, हम उसे क्वेश्चन एराइज करने जा रहे हैं आपको। हम जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताने जा रहे हैं आपको हम। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 में की। रॉबर्ट हुक कहाँ के थे? तो सर इंग्लैंड के थे। क्लियर। जानेंगे प्रत्येक जीव के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होती है? तो कोशिका होती है। इसका मतलब समझाया आपको। जानेंगे कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होती है। कोशिका का श्वसन स्तर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होती है? 34 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर। आपको हाँ एक चीज और ध्यान देंगे। और कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का निर्माण होती है? राइबोसोम। यानी प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है? राइबोसोम। चिकनी अंतःप्रदायिका का क्या काम है? वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, जो कि पढ़ा चुके बेटा अभी हम। चिकनी अंतःप्रदायिका का क्या काम है? तो वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। रुखड़ी अंतःप्रदायिका का क्या काम है? इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर। आपको ये भी क्लियर कर दें, ध्यान देंगे कि लाइसोसोम में वो लिखे थे, लाइसोसोम ही नहीं बोल पाया आपको। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान देंगे सुसाइडल बैग, आपको सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि इसमें एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। जब फट जाती है जैविक क्रिया के दौरान तो एक फट करके बाहर निकलेगा, वो विषैला होता है तो सबको गला देता है। तो सब गल जाएगा तो मर जाएगा। मैंने अपने चीज से मरना, जो अपने मरता है वो आत्महत्या। ये सोचने वाली बात ध्यान देंगे। लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंग है, लिखे हैं भी, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा गया। आत्महत्या की थैली किसको? लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं जैविक क्रिया के दौरान, जैविक क्रिया मतलब इससे पदार्थ यहाँ आते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं,
सब एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं। इस दौरान कुछ बाधा पहुंचती है तो ये फट जाते हैं। जब फटेगा तो इसमें विषैला पदार्थ है, ये बाहर निकलेगा तो सभी पदार्थ को गला देगा तो निश्चित है कि एक कोशिका मर जाएगी। ये पूरा कोशिका है, अब कोशिका मर गई यानी अपने चीज से, ये कोशिका का चीज न है, अपने मरना ये आत्महत्या नहीं। तो इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देंगे आना भी चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे आप कमेंट करके पूछेंगे, बताएंगे भी। अब यही पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।